छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक मॉल में क्रिसमस के जश्न के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मॉल में तब उत्पात मचाया गया जब हिंसा और धर्मांतरण के विरोध में पूरे राज्य में बंद बुलाया गया, लेकिन बंद के बावजूद वहां मैग्नेटो नाम के शॉपिंग मॉल को बंद नहीं किया गया था और वहां क्रिसमस की तैयारियां चलती रहीं और इसको लेकर वो लोग भड़क गए। रायपुर में मैग्नेटो मॉल में वो लोग डंडे लेकर घुसते नजर आए और वहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। वो हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बताए गए। यार ये गलत कर दिए ये लोग, पता है ये गलत कर दिए ये लोग। मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सजावट की गई थी। मॉल के अंदर रंग बिरंगी लाइटें लगी दिखाई दी। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर फूलों से सुंदर सजावट की गई थी, लेकिन उन लोगों ने तोड़फोड़ कर सजावट को बिगाड़ दिया और तोड़फोड़ के दौरान मैग्नेटो मॉल में मौजूद कर्मचारी बुरी तरह घबरा गए। बताया गया कि वहां सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग जबरन मॉल के अंदर दाखिल हो गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। इस दौरान वो लोग नारेबाजी करते भी सुनाई दिए। इस घटना की जानकारी मिलने पर कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, लेकिन वो पुलिसकर्मी उन्हें रोक नहीं पाए और उनकी मौजूदगी में उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मत खोलो यार, अपना स्टोर मत यहाँ खोल गया, तोड़ कर दिया तो अलग हो जाए। मैग्नेटो मॉल के बाहर भी क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए तैयारियां की गई थीं और वहां भी तोड़फोड़ की गई। मॉल के बाहर क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा क्लॉज के कई पुतले रखे गए थे, लेकिन तोड़फोड़ कर उन्हें इधर उधर फेंक दिया गया। वहां सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया और इसकी वजह से मॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ खरीदारी करने पहुंचे लोग भी डर गए और आरोप लगा कि विरोध करने पर कुछ कर्मचारियों को तोड़फोड़ करने वालों ने धमकाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कुछ दिन पहले हुई हिंसा और अवैध धर्मांतरण को लेकर राज्य में बंद बुलाया गया था। रायपुर, कांकेर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई शहरों में बाजार और दुकानें बंद रहीं, लेकिन इसी बीच रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ कर दी गई। बताया गया कि बंद के दौरान मॉल खुला होने और वहां क्रिसमस के लिए की गई सजावट को देखकर हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए। आरोप लगा कि हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में पुलिस ने 40 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और छत्तीसगढ़ के रायपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली में भी क्रिसमस के मौके पर एक चर्च के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के मेन गेट के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि उन लोगों ने क्रिसमस के कार्यक्रमों में हिंदू धर्म को बदनाम किए जाने का आरोप लगाया। विरोध जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता एक चर्च के बाहर पहुंचे और वहां ईसाई मिशनरियों के खिलाफ नारेबाजी की। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रदर्शन की वजह से चर्च का मेन गेट अंदर से बंद कर दिया गया, लेकिन बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा और जब काफी देर बाद भी चर्च के बाहर हंगामा खत्म नहीं हुआ तो वहां पुलिस की टीम भेज दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे और पुलिस को देखते ही वो लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे। फिर सबने चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने के बाद पुलिस के समझाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन खत्म कर दिया और इस सब के बीच गुजरात के अहमदाबाद में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में क्रिसमस मनाए जाने पर हंगामा खड़ा कर दिया। घटना शहर के बापूनगर इलाके में हुई। वहां मौजूद एक स्कूल में क्रिसमस मनाया जा रहा था और इसका पता चलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता उस स्कूल में पहुंच गए। उन लोगों ने स्कूल में क्रिसमस मनाए जाने का विरोध करते हुए वहां हंगामा कर दिया। इस दौरान वहां कई छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज की ड्रेस में नजर आए। इस दौरान स्कूल की एक टीचर उन लोगों को रोकने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने स्कूल के अंदर क्रिसमस की सजावट को हटवा दिया। एक आदमी कैंची लेकर सजावट को काटता दिखाई दिया और तो और उन लोगों ने स्कूल के 2 बच्चों को राम और कृष्ण के कपड़े पहना दिए। इधर राजस्थान के नागौर में कुछ लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने क्रिसमस मनाने पर एक प्राइवेट स्कूल में तोड़फोड़ की। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक हंगामा कर रहे लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दी और गुस्से में आए लोग उस स्कूल के अंदर डंडे लेकर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर लगे गुब्बारों को नीचे फेंक दिया। डंडे मारकर उन्होंने सारी सजावट हटा दी। इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रबंधन ने आरोप लगाया कि हंगामे के दौरान उन लोगों ने स्कूल के कर्मचारियों से भी मारपीट की।
बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, मैडमों को धक्का मुक्की देना शुरू कर दिया। उस प्राइवेट स्कूल में क्रिसमस मनाए जाने पर भड़के लोगों ने खूब हंगामा किया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बीच स्कूल प्रबंधन ने 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी मच गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। वहां उस परिवार के 2 बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जबकि उनके माता पिता का शव उनके घर से मिलने का दावा किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक लड़के ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि अंबेडकर नगर के रहने वाले उस युवक पर अपनी नाबालिग प्रेमिका की हत्या का आरोप था और पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन उसका शव मिलने से हत्या की गुत्थी उलझ गई। इस दौरान उस युवक की पैंट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपने बेगुनाह होने का दावा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत मचा दी। सूत्रों ने दावा किया कि जमीन के झगड़े को लेकर बदमाशों ने गोलियां चलाईं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त खलबली मच गई जब कुछ लोगों पर पुलिस की एक टीम पर हमला करने के आरोप लगे। वहां मवाना थाना क्षेत्र में पुलिस को मारपीट की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटना वाली जगह के लिए रवाना हो गई, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोप लगा कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। यही नहीं, सादे कपड़ों में पहुंचे एक पुलिसकर्मी के तो कपड़े तक फाड़ दिए गए, उनके साथ बदसलूकी की गई। काका पुलिस वाला, तो काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा तुझे पता है? देसी पिस्टल है। काका पुलिस वाला हमारे भैया को जबरदस्ती थाने आया था, देसी पिस्टल लेके गोली मारने की पता नहीं कौन है भाई, ड्यूटी है जिन्हें नहीं है। गाड़ी दिखा, नंबर गाड़ी नंबर ही हो रहा, गाड़ी नंबर प्लेट कुछ नहीं है। नंबर प्लेट की। आरोपियों ने दावा किया कि पुलिस ने गोली मारने की धमकी दी। यही नहीं, उन्होंने सादे कपड़ों में पहुंचे जिस पुलिसकर्मी को घेरा, उन्हें पुलिस मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया और इस दौरान बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मामला मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव का रहा। बताया गया कि वहां 2 गुटों में पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। इसी बीच एक गुट के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और दावा है कि जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो वो उससे भिड़ गए। आरोप तो यहां तक लगे कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल भी छीन ली। और थोड़ा ये जो चोर है यार, उसे पकड़ो। योरा जी ने दे दी पिस्टल, ये इनका है गाड़ी वालों का। ये पता नहीं कौन है, ये आके भैया के हमारे कोक लगाया, कह रहे हम पुलिस वाले हैं। पुलिस की टीम पर हमले की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई, क्योंकि आरोप लगा कि वहां कुछ पुलिसकर्मियों को काफी देर तक बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई, जबकि वो पुलिस वाले वहां झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस को सठला गांव में मारपीट होने की जानकारी मिली थी। कल रात्रि में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप लगा कि मारपीट करने वाले लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और एक दारोगा और 2 सिपाहियों से बदसलूकी की। गिरफ्तारी के दौरान जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस पर भी पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने ताल्हा, कादिर और गुलाब नाम के 3 आरोपियों को दबोच लिया और उनके कब्जे से एक पिस्तौल और कुछ गोलियां भी बरामद की। इधर पंजाब के जलंधर में किन्नरों के 2 गुटों में चल रहे झगड़े के बीच एक गुट के सदस्य पर दूसरे गुट के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया उनके बीच एक इलाके पर दावे को लेकर लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी। इसी बीच किन्नरों के एक गुट के सदस्य को दूसरे गुट के लोगों ने घेर लिया। इसके बाद वो एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से भी उस पर हमला कर दिया। वो लगातार धारदार हथियार बरसाते रहे, जबकि इस दौरान उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लग गया, लेकिन इसके बावजूद हमलावर नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक कई ईंटों से भी मारा। ये पूरी घटना एक रिहायशी इलाके में हुई जहां आसपास कई मकान थे, लेकिन हमलावरों के हाथों में धारदार हथियार देखकर कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। किन्नरों के एक गुट के सदस्य को गंभीर रूप से घायल करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए और उनके जाने के बाद आसपास के मकानों से एक एक कर कई लोग बाहर निकले। उन्हें जब यह तसल्ली हो गई कि सभी बदमाश वहां से जा चुके हैं, तब उन्होंने उस घायल सदस्य की मदद की। कुछ महिलाओं ने सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन हालत बेहद गंभीर हो गई थी उनकी। लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले हमलावर उस सदस्य के स्कूटर को तोड़ते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इलाके के बंटवारे को लेकर किन्नरों के 2 गुटों के बीच काफी दिन से झगड़ा चल रहा था। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर की करीब
30 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत फिरोज खान नाम के अपराधी के ठिकानों पर की गई, लेकिन इस दौरान उसके परिवार वाले पुलिस से भिड़ गए, क्योंकि पुलिस ढोल नगाड़े के साथ फरार हिस्ट्री शीटर फिरोज खान की संपत्तियां कुर्क करने पहुंची। इसी बात पर उसके परिवार वाले भड़क गए और उन्होंने शोर मचाने से मना किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर फिरोज खान की 7 संपत्तियां कुर्क कर ली। जब्त की गई संपत्तियों में एक मैरिज हॉल और कई दुकानें शामिल रहीं। उन सभी की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई गई। और जिस हिस्ट्री शीटर की संपत्तियां कुर्क की गईं, वो लंबे वक्त से फरार बताया गया। पुलिस को 2-4 नहीं बल्कि 21 मुकदमों में उसकी तलाश है और बाद में उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रख दिया गया था। पुलिस के मुताबिक फिरोज खान ने कई गंभीर अपराध किए हैं और अवैध तरीके से ये संपत्तियां बनाई थी। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के, जिसमें हत्या का प्रयास, रंगदारी के मामले हैं और इसने अपने उस अवैध कमाई से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसने अर्जित कर रखी थी। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान चारों तरफ तैनात रहे ताकि कोई हंगामा होने से पहले ही उसे रोका जा सके। जिले के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों की निगरानी में संपत्तियां कुर्क की गईं। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम के कर्मचारियों के लिए ई अटेंडेंस का नियम लागू होने के बाद बड़े घोटाले से पर्दा उठने का दावा किया गया, क्योंकि ई अटेंडेंस के लिए कर्मचारियों के चेहरों को स्कैन किया जाता है। दावा है कि इस नियम के लागू होने के बाद नगर निगम के 600 कर्मचारियों के गायब होने का पता चला और उसके बाद जबलपुर नगर निगम में एक नए घोटाले की चर्चा शुरू हो गई। मामला सामने आते ही जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। तो हमारे आउटसोर्स एजेंसी हैं, उनका लगभग 600 का स्टाफ है और वो ऐसा ज्ञात हुआ है उसमें कि उनका स्थायी नहीं है, एकदम कहीं बदल जाते हैं। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जो अपने काम से गायब पाए गए। बताया गया कि इन 600 कर्मचारियों के नाम पर हर महीने 90 लाख रुपए की तनख्वाह निकाली जाती थी। आरोप है कि ये कर्मचारी अधिकारियों के बुलाने के बाद भी काम पर नहीं आते थे। जांच में पता चला कि जबलपुर नगर निगम के ये 600 कर्मचारी ठेके पर रखे गए थे। और जबलपुर नगर निगम में सामने आई धांधली पर नगर निगम में नेता विपक्ष अमरीश मिश्रा ने कई आरोप लगा दिए। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला होने का दावा किया। सत्ता दल के नेताओं को जिन्हें संरक्षण प्राप्त है, वो लोग बिना नौकरी में आए अपनी हर माह सैलरी निकालते हैं और ये आज से नहीं चल रहा। लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में हो या नगर निगम में हो, ये लगभग 17-18 सालों से लगातार चल रहा है। अमरीश मिश्रा ने इस मामले की जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उधर यूपी के वाराणसी में इंडिगो एयरलाइंस के पायलट ने ड्यूटी के बाद काम करने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ड्यूटी टाइम पूरा होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के एक पायलट ने विमान उड़ाने से मना कर दिया, जिस पर हंगामा हो गया। विमान कोलकाता से वाराणसी पहुंचा था और उस विमान को फिर से कोलकाता जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान वाराणसी देरी से पहुंचा था। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के सासाराम में पुलिस ने 6,200 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक शराब को ट्रक में तहखाना बनाकर पंजाब से बिहार लाया गया था और नए साल पर इसे बेचने की तैयारी थी। उक्त ट्रक का विरोध तलाशी किया गया तो ट्रक से कुल 6,271 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तेज रफ्तार कार ने चेकिंग अभियान चला रहे पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर को पद से बर्खास्त करने के बाद सुक्खू सरकार ने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने वहां के आईजीएमसी यानी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज करवाने आए उस मरीज को बेरहमी से पीटा था और इसीलिए उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। इससे पहले उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होने के बाद उन्हें पद से बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले में अपनी सफाई दी। कोई गाली दी होती, कोई गलत टोन में बोला होता, कोई एटीट्यूड दिखाया होता तो मैं भी मानता कि हाँ मेरी गलती है। उस डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एक मामूली सवाल पर वो मरीज इतने भड़क गए कि उन्होंने डॉक्टर से बदसलूकी कर दी। तू बंदा देखा है क्या दाखिल था क्या पहले? यह बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो गाली गलौज पे उतर आए। डॉक्टर ने दावा किया कि पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ उसके पीछे की कहानी कुछ और है और बताया गया कि तू तड़ाक करने की वजह से मरीज ने अपना आपा खो दिया था। आरोप लगा कि उन्होंने इस दौरान डॉक्टर को गाली भी दी।
और डॉक्टर के मुताबिक इसी बात पर उनका भी गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने उस मरीज की जमकर पिटाई कर दी थी। आगे से बोलता है कि तू अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है, मेरी माँ को गलत बोलने लगा। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उस मरीज के धक्का देने की वजह से उनकी पीठ में काफी चोट आई। इसके अलावा उनका हाथ भी टूट गया। कोई मुझे धक्का दे, मेरे माँ बाप को गलत बोले, मुझे गलत बोले, मुझे गालियां दे, वो बिल्कुल ठीक है, मैं सुन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। हालांकि उस अस्पताल में हुई मारपीट के बाद डॉक्टर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ था। और राघव नरूला नाम के उस डॉक्टर ने आरोप लगाया कि गंभीर चोट आने के बावजूद वो करीब 8 घंटे तक उसी हालत में अस्पताल के एक कमरे में बंद रहे थे। इससे उनके इलाज में देरी हुई क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आरोप लगा था कि उन्होंने आईजीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए आए उस मरीज पर हाथ उठाया और उनसे तू तड़ाक की। यह हंगामा इतना बढ़ गया था कि सुक्खू सरकार ने डॉक्टर राघव नरूला को सीनियर रेजिडेंट के पद से बर्खास्त कर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इस कार्रवाई के बाद आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती उस मरीज ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। आने वाले ऐसे डॉक्टर के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा। उनके मुताबिक ये कार्रवाई ऐसे डॉक्टरों के लिए सबक बनेगी। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता जयराम ठाकुर पर एक महिला ने तंज कस दिया। जयराम ठाकुर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में फल बांटने के लिए गए थे। लेकिन इस दौरान उस महिला ने उनसे ऐसा सवाल किया कि वो थोड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। एक मस्जिद वो हटा नहीं पा रहे, कल को हमारी बहू आपको लग रहा है किसी ने सुनता है। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती उस महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से एक मस्जिद हटाने को लेकर सवाल पूछा, लेकिन वो कुछ देर तक चुप रहे और इस दौरान उनके साथ मौजूद लोग जवाब देते सुनाई दिए। बताया गया कि शिमला के संजौली इलाके में मौजूद मस्जिद को लेकर उस महिला ने सवाल पूछा, क्योंकि लंबे वक्त से संजौली इलाके में मौजूद उस मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। कुछ समय पहले उसे ढहाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किए थे। वहां कोर्ट और नगर निगम ने उस मस्जिद को अवैध माना था और कुछ दिन पहले उसकी ऊपरी मंजिल का हिस्सा ढा दिया गया था। बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती उस महिला ने उसी मस्जिद को लेकर जयराम ठाकुर से सवाल किया। बीजेपी भी आए तो इमीडिएट एक्शन हो रहा है, सब लगे हैं, आपको लगता है हम लोग हमारे ऊपर 8-8 केस होंगे। उनके सवाल करने पर जयराम ठाकुर और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। इलीगल मस्जिद है, बाकियों के सब कटवा दिए उन्होंने, सेब के बगीचे पारियों के सब कुछ कर दिया। कितनी गलत बात है। चलो इलीगल तो जो इलीगल है वो है, पर प्लीज आप लोग सेंटर से कुछ करें। इस दौरान उस महिला ने उनके सामने हाथ जोड़े और उनसे अपील करती नजर आई। उधर यूपी के बागपत में एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की को गोली मारने के बाद आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक लड़के ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया इस घटना के थोड़ी देर बाद ही उस युवक ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल को कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुजरात के सूरत में पुराने झगड़े को लेकर एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन लोगों ने उस युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर वहां से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर पंजाब के अमृतसर में एक जिम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक बॉडी बिल्डर की अपनी मंगेतर के साथ मारपीट हो गई। बताया गया कि वो जिम अमनदीप सिंह नाम के उसी बॉडी बिल्डर का है और उसकी हिस्सेदारी को लेकर उनका अपनी मंगेतर के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था। उसी झगड़े ने अचानक तूल पकड़ा और फिर अमनदीप सिंह और उनकी मंगेतर के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने जिम के अंदर ही एक दूसरे पर कई थप्पड़ बरसा दिए। इस बीच उनकी मंगेतर ने उनकी पगड़ी तक गिरा दी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लग गए। ये देखकर जिम के कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। काफी देर बाद किसी तरह उनका झगड़ा खत्म हुआ। इससे पहले उस बॉडी बिल्डर ने अपनी मंगेतर का फोन छीनकर पटक दिया। इसके बाद ही लड़ाई शुरू हुई। उधर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में सरेआम एक टीचर की हत्या होने से दहशत मच गई। वो टीचर वहां मौजूद कैंटीन के पास खड़े थे, तभी कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोलियां दाग दी और दानिश राव नाम के उस टीचर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंची और सबूत जुटाए। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया कि बच्चों से बात भी की गई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया है कि 2 हमलावर उन्होंने देखे हैं।
बताया गया दानिश राव अपने दोस्तों के साथ वहां कैंटीन में चाय पीने के लिए आए थे। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई, लेकिन शुरुआती जांच में हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में चल रहे विंटर कार्निवल के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमकर बवाल हो गया। स्टार नाइट कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंच पर चढ़ गए। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कुछ लोग आपस में भिड़ गए। कुछ लोग जमीन पर गिरे एक युवक को बुरी तरह मारते नजर आए। उसे बचाने आए एक दूसरे लड़के को भी उन लोगों ने पीट दिया। इससे पहले विंटर कार्निवल की स्टार नाइट के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। बड़ी संख्या में लोग मंच पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। और जो ये बैरिकेडिंग है, इसके पीछे जो बिल्कुल खाली करते हैं राइट और लेफ्ट में, ये धक्के काफी मार रहे हैं, तो इनको बोलते हैं कि ये पहले पीछे चले जाएं। भीड़ को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। इससे वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। क्योंकि लाख समझाने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए। लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी, ठंड से बचने के लिए लगाए गए हीटर भी तोड़ दिए। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम बंद करा दिया और तब जाकर वहां हंगामा शांत हुआ। इस घटना के बाद नैनीताल जिले का एक लोक कलाकार मौका नहीं मिलने की वजह से पर्यटन अधिकारी से भिड़ गया। उसने उनका रास्ता रोक लिया। बात सुन लो, हम नहीं जाने देंगे इसे। मेरा कार्यक्रम हो क्यों नहीं करा रहे हो? मेरे सामने बात करो, यहाँ पर बात करो सामने। पर्यटन अधिकारी ने उस कलाकार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। नैनीताल जिले के हैं हम, नैनीताल जिले का हूँ मैं। अरे भैया साथ ही बात करो, बैठ के बात करो, बैठ के बात करो आज यहाँ पर बैठ के। आप मुझे आश्वासन दो ना, क्यों नहीं हो रहा नैनीताल जिले के कलाकार हो? और तो और नाराजगी जताते हुए वो मंच पर पहुंच गया और वहीं पर उनसे बहस शुरू कर दी। हालांकि बाद में किसी तरह उसे वहां से हटाया गया। उधर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में उस वक्त कोहराम मच गया जब देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 12 लोगों की जान चली गई। घटना तब हुई जब डिवाइडर तोड़ते हुए एक ट्रक ने सड़क के दूसरी तरफ चल रही उस स्लीपर बस को टक्कर मार दी और टक्कर की वजह से उस बस में भयानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि स्लीपर बस में मौजूद यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावह लपटें कई फीट ऊपर उठती नजर आईं। आग इतनी भयानक थी कि उसकी वजह से पूरा आसमान लाल हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने चिल्लाकर लोगों से मदद मांगने की भी कोशिश की। हैरानी की बात यह रही कि लोगों के गुहार लगाने के बाद भी हाईवे से गुजर रहे लोग मदद करने के लिए रुके नहीं और उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ते चले गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक कई यात्री मौत के मुंह में समा चुके थे। पुलिस के मुताबिक जिस बस में आग लगी वो बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। उसमें 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। दावा किया गया कि रात करीब 2:30 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए उस स्लीपर बस से टकरा गया। इसकी वजह से उस बस में आग लग गई। हादसे के दौरान ज्यादातर यात्री सो रहे थे, इसी वजह से उन्हें अपने आप को बचाने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ यात्री वक्त रहते बस से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कई लोग उसी में फंसे रह गए। पुलिस के मुताबिक उस भयानक हादसे में बस के ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई, लेकिन जिस ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। हादसे में बचे लोगों के मुताबिक ट्रक से टक्कर के बाद कई लोगों के शव सड़क पर बिखर गए थे। कई लोग आग में बुरी तरह झुलसे हुए थे और मदद के लिए चीख रहे थे। चित्रदुर्ग में हुए इस भयानक हादसे का पता चलने पर पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया गया और करीब 5 घंटे बाद आग बुझाई जा सकी। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, पुलिस उनके परिवारों से संपर्क करने में जुट गई। घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उधर गुजरात के जूनागढ़ में आवारा कुत्तों ने एक बच्ची को नोचकर जख्मी कर दिया। गुजरात के जूनागढ़ में आवारा कुत्तों के झुंड ने गली से जा रही एक बच्ची पर अचानक हमला कर दिया और नोच कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसे कुत्तों से बचाया। राजस्थान के झुंझुनू में जितेंद्र सिंह नाम के आरटीआई कार्यकर्ता पर बीच सड़क पर कुछ लोगों ने घेर कर हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने पास की एक दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। उन्होंने हमले का आरोप वहां के पूर्व सरपंच पर लगाया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के आगरा में पेड़ पर चढ़े एक व्यक्ति ने कूदकर जान देने की धमकी दी तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो व्यक्ति वन विभाग के पूर्व कर्मचारी बताए गए।
दावा है कि नौकरी से निकाले जाने की वजह से परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। इधर लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में यौन शोषण के आरोपों पर मचे बवाल के बीच वहां काम करने वाले दूसरे डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लगाए, जबकि केजीएमयू के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने साथ काम करने वाले रमीजुद्दीन नायक नाम के डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप लगाए थे। पीड़ित ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाए जाने का भी दावा किया और खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर केजीएमयू में काम करने वाले डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से मुलाकात की और गंभीर आरोप लगाए। मेन मुद्दा यह है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, लड़की डिस्चार्ज हो गई, विभाग को पता था। उसके बाद भी विभाग के अंदर ये मामला रखा गया, लड़की को साइकोपैथ घोषित करने का प्रयास किया गया। वो जो लड़का है जो पहले से ही शादीशुदा है और ये सारा कांड कर रहा है, उसको बचाने का प्रयास किया गया। यानी केजीएमयू के डॉक्टरों ने अपने ही प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए और आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को बचाने के आरोप मढ़ दिए, क्योंकि डॉक्टरों ने दावा किया कि जब पीड़ित ने खुदकुशी की कोशिश की थी तो उसे केजीएमयू में ही भर्ती कराया गया था। लेकिन दावा है कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने किसी को कानो कान इस मामले की खबर ही नहीं होने दी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि यौन शोषण का आरोप लगाने वाली डॉक्टर और आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक दोनों ही पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात थे। दावा है कि धोखा दिए जाने से परेशान पीड़ित इस कदर टूट गई थी कि उन्होंने जान देने के लिए दवा की ओवरडोज ले ली थी। उन्हें गंभीर हालत में केजीएमयू में भर्ती करवाया गया था और वहां 4 से 5 दिन तक उनका इलाज चला था। लेकिन केजीएमयू के डॉक्टरों का आरोप है कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी थी। 4 दिन 5 दिन तक इसको दबाए रखे हैं उस विभाग के लोग, उनकी पहचान होनी चाहिए कि कैसे दबा रखा और लड़की को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। डॉक्टरों ने केजीएमयू के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और उसके मुखिया डॉक्टर वाहिद अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजीएमयू के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ लोग कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में जुटे हैं और इस मामले को दिल्ली बम धमाके के बाद चर्चा में आई हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जोड़ दिया गया, क्योंकि लाल किले के पास धमाका करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर और उसके साथी उसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जैसे मामला था, वो एमबीबीएस स्टूडेंट था, या जो महिला पकड़ी गई वो जीएसवीएम में एसोसिएट प्रोफेसर, तो कोई ना कोई तो है ना जो रेडिकलाइज कर रहा है। केजीएमयू प्रशासन से शिकायत करने वाले डॉक्टरों ने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वाहिद अली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि वाहिद अली न सिर्फ कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं बल्कि ऐसा करने वालों का साथ भी देते हैं। जो वाहिद अली में इसका सरगना है, जो उनका संरक्षण करता है, उसके ऊपर कार्रवाई सर आपके साथ जानते हो ना, बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जानते हो ना। डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक पर यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन केजीएमयू प्रशासन ने जांच के बाद इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में ज्योति नाम की एक रागिनी गायिका को हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था और फिर धमकी देकर उनसे 1 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की। लेकिन इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने रागिनी गायिका ज्योति और उनके प्रेमी बताए जा रहे प्रवेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। लोकगीत गाने वाली ज्योति अपने डांस के लिए भी मेरठ और उसके आसपास के जिलों में मशहूर है। ज्योति और प्रवेश को मेरठ की कंकरखेड़ा थाने की पुलिस ने पकड़ा। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत की थी। कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति ने आकर बताया कि उससे फोन पर धमकी दी गई है और उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और प्रकरण में जांच पड़ताल शुरू की और जांच के बाद उस फोन नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई जिससे शिकायतकर्ता को धमकी वाली कॉल की गई। और इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि वो फोन नंबर भारत का नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया का था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो शिकायतकर्ता के करीबियों से भी पूछताछ की गई और बताया गया कि इसी दौरान पुलिस का शक शिकायतकर्ता के चचेरे भाई प्रवेश पर गहरा हो गया, वही प्रवेश जिसे गायक ज्योति का प्रेमी बताया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने हनी ट्रैप के इस खेल से पर्दा उठा दिया, ऐसा पुलिस का दावा।
पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल जब की तो जानकारी में आया कि महिला ने अपने परिचित पुरुष के माध्यम से किसी से संपर्क किया और ये धमकी दिलवाई गई। पुलिस ने बताया कि ज्योति के इशारे पर ही पूरी साजिश रची गई थी। दावा है कि इसमें ज्योति के प्रेमी बताए जा रहे प्रवेश के अलावा भी कई आरोपी शामिल हो सकते हैं। दावा है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर शिकायतकर्ता का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उसी वीडियो के जरिए डरा धमकाकर 1 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने कई दिन की पड़ताल के बाद ज्योति और प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उनके साथियों की भी तलाश तेज कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ईडी ने अनुराग द्विवेदी नाम के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कार्रवाई करते हुए उसके करोड़ों के साम्राज्य पर शिकंजा कस दिया। आरोप है कि वो अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा था और उसी के जरिए उसने बेहिसाब पैसा कमाया। लेकिन वो ईडी के रडार पर तब आया जब उसने 22 नवंबर को अपनी गर्लफ्रेंड से दुबई के आलीशान क्रूज पर शादी की। उस शादी में उसने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। शादी में परफॉर्म करने के लिए उसने गायक कुमार सानू और एक्ट्रेस जैकलीन को दुबई बुलाया था। बड़ी संख्या में वो अपने रिश्तेदारों को भी दुबई ले गया था। 30 से 40 लोगों को दुबई अपने खर्चे में बुलाया, जिसके बाद ईडी की रडार में अनुराग चढ़ गया। मतलब अनुराग द्विवेदी ने अपनी शादी में बेहिसाब पैसा खर्च किया था, जबकि साल 2018 तक उसके पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं था। उसका घर उन्नाव जिले के खजूर गांव में है। उसके पिता गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर नवाबगंज कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। और खुद अनुराग द्विवेदी 7 साल पहले तक गांव में साइकिल से चलता था। उसके पास न तो गाड़ी थी न ही कमाई का कोई जरिया। अनुराग सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ा और पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात लखनऊ की रहने वाली तनिष्का से हुई थी। पिछले साल दोनों ने लखनऊ के एक होटल में सगाई की थी और इसके बाद दोनों ने नवंबर में दुबई में शादी कर ली। दुबई में जब अनुराग ने क्रूज में अपनी शादी करी, जिसका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, दावा किया गया कि शादी में किए गए बेहिसाब खर्च की वजह से वो ईडी की नजर में आ गया। और इसके बाद ईडी की टीम ने अनुराग द्विवेदी की कुंडली खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला कि 2017 में अनुराग ने पहली बार ड्रीम 11 ऐप पर आईपीएल की टीम बनानी शुरू की थी। उस दौरान उसने 3.5 लाख रुपए जीते थे। 2018 में उसने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, फिर लोगों को अपने चैनल पर ड्रीम 11 ऐप पर आईपीएल की टीम बनाने की जानकारी देने लग गया था। सूत्रों ने दावा किया कि उसी दौरान वो क्रिकेट सट्टेबाजों के संपर्क में आया था। इस सब कामों से उसके पास पैसा आना शुरू हो गया। कुछ ही साल में उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। उसने एक के बाद एक कई लग्जरी गाड़ियां खरीद ली। 2020 से 2025 के बीच उसने 7 लग्जरी गाड़ियां खरीदी, जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। और उसी दौरान उसने उन्नाव में अपना आलीशान घर बना लिया। लखनऊ समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने का दावा किया गया। इसी वजह से ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनुराग द्विवेदी पर कार्रवाई शुरू की। और 2 दिन पहले ईडी की टीम ने उन्नाव में उसके घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक उसके घर से लाखों रुपए कैश मिले। इसके अलावा ईडी ने उसके चाचा के घर पर भी छापा मारा। 2 दिन पूर्व ईडी की टीम ने अनुराग द्विवेदी के इस घर में और नवाबगंज के उसके चाचा के घर में छापेमारी की। उन्नाव के अलावा ईडी ने लखनऊ और दिल्ली समेत उसके 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए और 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली। जांच में अनुराग द्विवेदी के दुबई में रियल एस्टेट में निवेश करने, हवाला के जरिए पैसा भेजने और अवैध सट्टेबाजी की भी जानकारी मिली। उधर बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने साधु के वेश में नशे की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को दबोच लिया। बिहार के मोतिहारी में जितना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे की तस्करी करने के आरोप में पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी साधु के भेष में घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से नेपाल से लाया गया करीब 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के महोबा के चरखारी कस्बे में 2 लड़कियों ने एक दूसरे से शादी रचा ली, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। बताया गया कि 3 साल तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने दिल्ली की एक कोर्ट में शादी की, जिस पर उनके परिवार वालों ने पहले आपत्ति जताई, लेकिन बाद में वो मान गए। राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के गैंगरेप के आरोप में उस कंपनी के सीईओ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि पीड़ित आरोपियों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में गई थी, लेकिन आरोप लगा कि घर लौटते वक्त कार में उनका गैंगरेप किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक स्कूल में तेंदुओं के आने से दहशत मच गई। एक तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ अचानक स्कूल परिसर में आ धमका और उन्हें देखकर लोग इधर उधर भागने लग गए। लोगों ने तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई।
इधर राजस्थान के सीकर में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लगाए गए शिविर में राज्य के मंत्री संजय शर्मा ने डीएम को फटकार लगा दी। वो शिविर वहां नगर परिषद के दफ्तर में लगाया गया, जहां अलग अलग इलाकों से लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे और उसी वक्त भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री संजय शर्मा अचानक निरीक्षण के लिए आ गए। उन्होंने इलाके में स्ट्रीट लाइटों की समस्या को लेकर एक अधिकारी से सवाल जवाब किया तो बीच में जिला अधिकारी मुकुल शर्मा ने टोक दिया। इसके बाद तो मंत्री बुरी तरह भड़क गए। जब आपके अधिकारी मानने के मेरे को पता नहीं समझ सके आप क्या हस्तक्षेप कर रहे हो बीच में? मैं सुन रहा हूँ जनता को सीधा। क्या तरीका आपका ये? जबरदस्ती की बात कर रहे हो। वो उनकी बात से संतुष्ट हो कह रही में मुझे समस्या बताई मेरे संज्ञान में है, हम नहीं कर पाए, अब कर देंगे तो आपको क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? संजय शर्मा ने डीएम के हस्तक्षेप करने पर नाराजगी जताई और उन्हें फटकार लगा दी। इसके बाद तो वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया, लेकिन मंत्री का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ। उन्होंने सीकर के डीएम मुकुल शर्मा की शिकायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से करने की बात कह दी और गुस्से से आग बबूला हुए मंत्री संजय शर्मा ने अपने हाथ में लिए पेपरों को टेबल पर पटक दिया। साहब आप इस जिले के मुख्य मिस्त्री की बात कर रहे हो? छोड़ो ना फिर आपको, ये करना तो कर लो, आप ही करा लो, छोड़ो फिर आप। मैं सीएम से बात करूंगा, डीसीएस से बात करूंगा। संजय शर्मा अपनी कुर्सी से उठ गए और वहां से जाने लग गए। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। मंत्री के तेवर देख डीएम समेत सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने संजय शर्मा का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की और उन्हें रोकने में जुट गए। राजस्थान की बीजेपी सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा सीकर के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। उनका गुस्सा तब भड़का जब वो वहां जनता के लिए लगाए गए शिविर का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारी उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन डीएम पर भड़के संजय शर्मा शांत नहीं हुए। जब मैं सुन रहा हूँ सीधा परिवादी को, आपको बीच में बोलने तो मैं करूंगा। आप तलाश शिविर को आप अच्छे से। डीएम ने माफी भी मांगी, मंत्री से दोबारा कुर्सी पर बैठने की कोशिश मांग भी की, लेकिन अधिकारियों के लाख जतन के बाद भी संजय शर्मा नहीं रुके और सीकर के नगर परिषद दफ्तर में लगाए गए उस शिविर से वो जाने लग गए। इसी बीच वहां उन्हें एक बुजुर्ग मिली। उन्होंने अपनी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की और दावा किया कि जिला अधिकारी से गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। कब मिली थी कलेक्टर साहब से आप लोग? और बताओ आप इनको प्रोटेक्ट करोगे ना, राज का नुकसान करोगे आप, वो करो प्रोटेक्ट इनको चोरों को। संजय शर्मा ने सीकर के डीएम पर उन अधिकारियों का साथ देने का आरोप लगाया जिन पर ठीक से काम नहीं करने के आरोप लगे। उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाने की चेतावनी दी। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक व्यक्ति ने दावा किया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में उनके परिवार की एक महिला के शव को चूहों ने कुतर दिया। महिला के परिवार के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को सही सलामत मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन अगले दिन जब शव निकाला गया तो आंखों के पास चूहों के कुतरने के निशान दिखे। बॉडी रात को हम फ्रेश कर रख के गए थे, अभी देखा तो चूहों ने उसको आंख के बगल में खा ली है बॉडी। शव को कुतरने का आरोप लगाते हुए परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई। हालांकि इस मामले में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। कल रात में ही बॉडी रखवाई गई थी, उसमें कुछ बताया कि कुछ डैमेज है, तो मैं इसके अभी जांच करा रहा हूं और जैसी जांच होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया। उधर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट की वजह से एशेज सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज के आखिरी 2 मैचों से बाहर हो गए। घायल होने और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्हें आराम दिया गया। 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे पर शुरू होने वाले चौथे मैच से जोफ्रा आर्चर के अलावा ओली पोप भी बाहर हो गए। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के चोट से उबरने की खबर सामने आई। उन्होंने मुंबई में बिना किसी परेशानी के मैदान पर थोड़ी देर बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में घायल हो गए थे। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और एथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुन लिया गया।
खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नाम तय करने वाली कमेटी ने इस बार लिस्ट में किसी भी क्रिकेटर का नाम शामिल नहीं किया। पहली बार योग से जुड़ी खिलाड़ी आरती पाल को अर्जुन पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की गई। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। 27 साल के हार्दिक सिंह 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल में एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों से शौचालय की सफाई करवाने का मामला सामने आया। बताया गया कि वहां के एक टीचर ने बच्चों को शौचालय साफ करने का आदेश दे दिया था। और यह खबर मिलते ही उन बच्चों के परिवार वाले भड़क गए। उन्होंने स्कूल जाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जिस टीचर पर बच्चों ने शौचालय की सफाई करवाने का आरोप लगाया, उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने सफाई दी कि बच्चों ने अपनी मर्जी से यह काम किया। नहीं, अपने कोशिश कर रहे हैं, उसमें भेजा बोल रहे हैं ना। नहीं, अपने कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्यों भेजूंगा। लेकिन बच्चों के परिवार वाले उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपील की कि वो इस पर कार्रवाई करें। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल में इंजीनियरों की हड़ताल की वजह से शासन की टीम बिना जांच किए ही लौट गई। बताया गया कि वो टीम वहां पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग की तरफ से किए गए कामों की जांच करने गई थी, लेकिन उन्हें वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने टीम के सामने प्रदर्शन करते हुए उन्हें जांच करने से रोक दिया। और हम लोग आप लोगों के साथ निरीक्षण में नहीं जाएंगे, ना मेरा कोई साथी जाएगा। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ज्यादती की जा रही है और उन पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग मैदान में गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले लोग, हम करना चाहते हैं। हमको आप हथियार, लैब, स्टाफ कुछ नहीं देते हो। इस दौरान निर्माण कार्यों की जांच करने आई टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे इंजीनियरों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद उनकी मांग पूरी नहीं की गई, इसीलिए उन लोगों ने निर्माण के कामों का जांच करने पहुंची टीम का विरोध किया और उन्हें जांच करने से रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी होने की वजह से निर्माण के काम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ही समय पे 10 कार्य को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे पूरी तरह से हम मॉनिटर कर लेंगे हर कार्यों को। यही वजह रही कि सभी इंजीनियरों ने एकजुट होकर जांच टीम का विरोध किया, जिसके बाद टीम बिना जांच किए ही लौटने को मजबूर हो गई। उनके द्वारा के औचक निरीक्षण बंद किए जाए, एक प्रदर्शन किया उन्होंने। इस दौरान इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की जाएगी। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर में ईडी की टीम ने डीएम के घर पर छापा मारा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर के डीएम राजेंद्र पटेल के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में की गई। ईडी की छापेमारी के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीएम और नायब तहसीलदार समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर के मुताबिक तीनों ने एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें सेंटा क्लॉज को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिए गए लिट्टी चोखा भोज में पार्टी के 3 विधायक नहीं पहुंचे। इस घटना के बाद विधायकों की नाराजगी की अटकलें तेज हो गईं। गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठा भरवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दूसरे पदों पर रहते हुए काम में व्यस्त होने का हवाला देते हुए विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इधर दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। मार्च में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पहले बजट में दिल्ली में 100 अटल कैंटीन शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 45 कैंटीन खोली जा चुकी हैं, ताकि जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक खाना मुहैया कराया जा सके। दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 में 45 अटल कैंटीन की शुरुआत की, जबकि दावा किया गया कि 55 कैंटीन आने वाले दिनों में शुरू की जाएंगी। यहाँ आप देखें कि फिलहाल जो है जिस तरीके से इंतजाम यहाँ पर बर्तनों को रखा गया है, बताया जा रहा है कि 5 रुपए प्रति थाली का इसका रेट रहेगा। पीछे अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि क्या क्या इस थाली में मिलेगा। रोटी, अचार, चावल, सब्जी और दाल।
अटल कैंटीन में लोगों को 2 वक्त का खाना परोसा जाएगा। बताया गया कि अलग अलग इलाकों में बनी कैंटीन में रोजाना 1000 लोगों को खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। उधर ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी गणेश उइके समेत 6 नक्सली मारे गए। गणेश उइके छत्तीसगढ़ में साल 2013 के झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता। उस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जान चली गई थी और इसीलिए लंबे वक्त से सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कमांडर गणेश उइके की तलाश में जुटे थे। उस पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों के इनाम का ऐलान किया गया था। सुरक्षा बल को ओडिशा के कंधमाल और गंजाम जिले की सीमा पर रामपा के जंगल में गणेश उइके के मौजूद होने की जानकारी मिली। इसके बाद घने जंगल के बीच तलाशी अभियान चलाया गया। आरोप लगा कि इस दौरान गणेश उइके और उसके साथियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। इस कार्रवाई को गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। उधर बांग्लादेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया और उन लोगों ने बांग्लादेश में कई बड़े आंदोलनों का केंद्र रही मधुर कैंटीन में घुसकर तोड़फोड़ की और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि एक व्यक्ति उस कैंटीन में तोड़फोड़ करने लगा। उसने वहां रखी टेबल कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिया। उस दौरान वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता रहा। उस दौरान मधुर कैंटीन में कई और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उसे देखकर सब डर गए। कुछ देर बाद ढाका यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन बांग्लादेश में हुए कई आंदोलनों का केंद्र रही है। वहां हुई बैठकों में कई आंदोलनों की रणनीति तैयार की गई। इसी वजह से वो बांग्लादेश के इतिहास और विरासत का प्रतीक बन गई। ढाका यूनिवर्सिटी में मधुर कैंटीन की स्थापना साल 1921 में हुई थी। उसके बाद वहां से कई आंदोलन शुरू हुए। ये कैंटीन 1948 और 1952 में भाषा आंदोलन का केंद्र रही। 1969 का जन विद्रोह भी यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद ये कैंटीन 1971 की लिबरेशन वॉर का केंद्र बनी। बांग्लादेश की आजादी में मधुर कैंटीन की बड़ी भूमिका रही। इसी कैंटीन में हुई बैठकों में रणनीति तय की गई थी और कई बड़े फैसले लिए गए। बड़ी खबर आई बांग्लादेश से। वहां के राजबाड़ी इलाके में अमृत मंडल नाम के एक हिंदू समुदाय के लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कुछ लोगों ने पैसों की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था। अमृत मंडल की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इससे पहले दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला था और इसकी वजह से बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया। वहां मचे कोहराम और आम चुनाव की तैयारियों के बीच 17 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से ढाका लौट आए। गिरफ्तारी से बचने के लिए साल 2008 में वो परिवार समेत लंदन चले गए थे, क्योंकि तब की शेख हसीना सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे और उन्हीं मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे तारिक रहमान की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। लेकिन 17 साल बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान ने घर वापसी की। अपने नेता के स्वागत के लिए बीएनपी के कार्यकर्ताओं का सैलाब ढाका की सड़कों पर उमड़ पड़ा। जहां तक नजरें गईं वहां तक बस लोग ही लोग नजर आए। 1 लाख से ज्यादा लोग तारिक रहमान के लौटने की खबर मिलते ही ढाका एयरपोर्ट के आसपास इकट्ठा हो गए और 17 साल बाद ढाका लौट रहे अपने नेता की एक झलक पाने का इंतजार करते दिखे। तारिक रहमान के स्वागत के लिए सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से ट्रेनों में भरकर समर्थक ढाका पहुंचे और सड़कों पर जगह जगह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के झंडे लहराते नजर आए। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला वहां का 300 फीट रोड 300 फीट रोड तो बीएनपी के कार्यकर्ताओं से पटा नजर आया। सड़क के किनारे मौजूद इमारतों की छतों पर, फ्लाईओवरों पर, बसों की छतों पर बीएनपी के कार्यकर्ता खड़े दिखाई दिए। तो মনে হয় না এটা আমার কাছে ঈদের দিনের আনন্দের মতো আনন্দ মনে হয়। बीएनपी के समर्थकों ने तारिक रहमान की घर वापसी को अपने लिए ईद जैसा बताया। तारिक की वापसी और उनके समर्थकों की भीड़ को देखते हुए दूसरे शहरों से ढाका जाने वाले रास्तों को 26 दिसंबर की शाम तक के लिए बंद कर दिया गया ताकि बीएनपी कार्यकर्ताओं की और ज्यादा भीड़ ढाका में इकट्ठा ना हो सके। इसके साथ ही ढाका एयरपोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए ताकि भीड़ बेकाबू ना हो और किसी तरह के से उपद्रव के हालात न बने। 300 फीट रोड पर तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता उनका एक बड़ा सा बैनर पकड़कर चलते दिखे।
उनके पीछे एक गाड़ी पर बड़ा सा कटआउट लेकर भी कुछ लोग नारे लगाते हुए नजर आए। तारिक रहमान के स्वागत के लिए पहुंचे कुछ लोग 5-5 घंटे तक एक ही जगह पर खड़े होकर इंतजार करते रहे। इस दौरान कुछ लोग मोबाइल में उस विमान को लगातार ट्रैक करते दिखे जिससे तारिक रहमान अपने परिवार के साथ लंदन से ढाका आ रहे थे। मतलब वो लगातार अपने नेता के विमान पर नजर बनाए हुए थे और विमान की पल पल की जानकारी एक दूसरे से साझा करते नजर आए। तारिक रहमान ने अपनी ढाका वापसी की जानकारी पहले ही सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को दे दी थी और लंदन के एयरपोर्ट पर ली गई तस्वीरें पोस्ट की थी। उन तस्वीरों में तारिक अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी के साथ नजर आए। तारिक रहमान का विमान जैसे ही ढाका एयरपोर्ट पर उतरा, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। विमान से उतरने के बाद हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज में तारिक रहमान ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। एयरपोर्ट से निकलते ही तारिक रहमान ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर ही एयरपोर्ट के बाहर जमीन पर खड़े हो गए। वहां पर उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और अपने साथ मौजूद एक व्यक्ति को दी। इस सबके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वो लाल रंग की एक बुलेट प्रूफ बस में बैठकर रोड शो के लिए निकल पड़े और उनके पीछे पीछे उनके समर्थकों का हुजूम भी चल पड़ा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तारिक रहमान के स्वागत के लिए रोड शो के बाद एक जनसभा का भी इंतजाम किया था और तारिक रहमान की बस एयरपोर्ट से निकलकर उसी जनसभा की तरफ रवाना हो गई। कार्यक्रम वाली जगह की तरफ जाते हुए उन्होंने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। बस के आगे पीछे बांग्लादेश की सेना और पुलिस की गाड़ियां चलती दिखीं, लेकिन इस दौरान ढाका एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूर आगे चलने पर सड़क किनारे एक जगह अफरा तफरी भी मच गई। बैनर पोस्टर लेकर खड़े बीएनपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई। बस के पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इस सख्ती के बाद भी बीएनपी कार्यकर्ता अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। हालांकि पुलिस वालों ने बेकाबू भीड़ को किसी तरह नियंत्रित कर लिया। रोड शो के दौरान इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई कि तारिक रहमान को एयरपोर्ट से रैली वाली जगह तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंचने के बाद तारिक ने मंच से हुंकार भरी। उन्होंने शेख हसीना और उनकी पार्टी पर हमला बोला। तारिक रहमान ने लोगों को भरोसा दिया कि वो बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करेंगे। आज বাংলাদেশের মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়। ढाका में तारिक रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई जब बांग्लादेश में तनाव का माहौल है और आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 12 फरवरी को वहां मतदान होना है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पहले ही बैन की जा चुकी है और ऐसे में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वहां चुनाव जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और कयास तो ये भी लगाए जाने शुरू हो गए कि खालिदा जिया के बीमार होने की वजह से उनके बेटे तारिक रहमान बीएनपी की तरफ से पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। लंबे वक्त से बांग्लादेश की राजनीति 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। उनमें एक अवामी लीग की नेता शेख हसीना, दूसरी बीएनपी की खालिदा जिया। साल 1990 के बाद बांग्लादेश में जब भी चुनाव हुए सत्ता या तो खालिदा जिया के पास गई या शेख हसीना के पास रही। 1980 के दशक में बांग्लादेश में सैन्य शासन था। तब सैन्य शासन के खिलाफ शेख हसीना और खालिदा सड़क पर साथ साथ आंदोलन किया करती थी। लेकिन 1991 में खालिदा जिया के चुनाव जीतने के बाद दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी बढ़ गई थी और पूरी दुनिया में यह लड़ाई बैटल ऑफ बेगम्स यानी 2 बेगमों की लड़ाई के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही बांग्लादेश के हालात बदल गए और सत्ता और सियासत की जंग दोनों बड़ी नेताओं की अगली पीढ़ी यानी दोनों के बच्चों के बीच शुरू हो गई। इस लड़ाई में 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी करने वाले तारिक रहमान शामिल हो गए तो दूसरी तरफ शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद भी दिखाई दिए। हालांकि उनकी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह बैन लग चुका है और वो खुद अमेरिका में रह रहे हैं। जबकि 20 नवंबर 1965 को जन्मे तारिक रहमान 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया के बेटे हैं। उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख थे। हालांकि साल 1981 में उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी तारिक रहमान को राजनीति विरासत में मिली थी और 17 साल बाद एक बार फिर उन्होंने हुंकार भरी। सौभाग्य की एक बात यह कि तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी और वापसी पर हुए उनके स्वागत के बाद यह कहा जा रहा है कि वो वहां के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उनकी पार्टी को सबसे मजबूत माना जा रहा है और खालिदा जिया की पार्टी को तो चुनावों से ही बाहर रखा जा रहा है। यानी शेख हसीना की पार्टी को चुनावों से बाहर रखा जा रहा है। यानी एक बार फिर सत्ता वहां जियाउर रहमान के परिवार के पास जा सकती है।
मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान, ये वो दो हस्तियां हैं बांग्लादेश के इतिहास की जिनके परिवारों के बीच बांग्लादेश की सत्ता घूमती रही है। पहले शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको मार दिया गया था। उसके बाद उनकी पार्टी की कमान संभाली उनकी बेटी शेख हसीना ने। शेख मुजीब के बाद जियाउर रहमान थे, उनको भी फिर मार दिया गया था। उनके बाद उनकी पार्टी की कमान संभाली थी उनकी पत्नी खालिदा जिया ने। फिर बीच में जरूर जनरल इरशाद का शासन था, लेकिन उसके बाद से तो खालिदा जिया का शासन आया, फिर शेख हसीना का शासन आया, फिर खालिदा जिया का शासन आया, फिर शेख हसीना का शासन आया, और अब फिर तारिक रहमान यानी खालिदा जिया और जियाउर रहमान के बेटे का शासन लौटने के आसार बन रहे हैं। यानी मुजीबुर रहमान परिवार और जियाउर रहमान परिवार, इन दोनों परिवारों का इतिहास बांग्लादेश के इतिहास से ही जुड़ गया है। लेकिन ज्यादा पब्लिक यह नहीं जानती कि मुजीब और जिया शुरू में एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मुजीब ने आवाज उठाई थी तब तो जिया उनके सहयोगी थे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान दो हिस्सों में ही था। जब पाकिस्तान बना था तो एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, दूसरी तरफ था पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। दोनों हिस्सों के बीच में भारत का बड़ा हिस्सा था, यानी दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी। पश्चिम वाले हिस्से में दिल्ली यूपी वाले मुसलमान भी जाकर बसे और वो उर्दू बोलते थे। पहले से वहां बसे पंजाबियों के साथ मुख्य तौर पर सत्ता उनके हाथों में थी। पूरे देश को जोड़ने के लिए उर्दू का दबदबा बनाया गया और सेना में पंजाबियों को तरजीह दी जाने लगी, जबकि पूर्व वाले बंगाली थे और बांग्ला बोलते थे। सरकारी नौकरियां, सरकार का पैसा सब पश्चिम को ज्यादा मिलने लगा। इससे पूर्वी पाकिस्तान में लोग नाराज होने लगे, जबकि जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा थी। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग नाम की पार्टी के नेता थे और पाकिस्तान बनने से पहले से यानी 1940 के दशक से ही वो राजनीति में थे। ब्रिटिश राज में भी वो जेल गए थे। 1950 के दशक में वो पाकिस्तान की संसद में चुने गए, पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1952 में वहां भाषा को लेकर आंदोलन हुआ, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले उर्दू को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन बंगालियों ने बंगला के लिए लड़ाई लड़ी। मुजीब इसमें शामिल थे। जब यह आधिकारिक भाषा बनाई जा रही थी उर्दू, उस लड़ाई में मुजीब शामिल थे। फिर वहां मिलिट्री शासन का दौर आ गया, लेकिन जब पाकिस्तान 1965 में भारत से जंग हार गया तो सेना के खिलाफ उथल पुथल शुरू हो गई। 1966 में मुजीब ने 6 सूत्री मांगे रखी थी। ये मांगे थी कि पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा आजादी मिले, वो अपना पैसा खुद खर्च कर सके, वगैरह वगैरह। ये मांगे एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की नींव रखने वाली थी। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सारी सीटें जीत ली और वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई पाकिस्तान की, यानी पूरे पाकिस्तान की सत्ता उसके हाथ में जानी थी। मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सेना प्रमुख याह्या खान नहीं चाहते थे कि बंगाली प्रधानमंत्री बने और संघर्ष शुरू हो गया। 7 मार्च 1971 को मुजीब ने ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक बड़ा भाषण दिया। लाखों लोग आए। मुजीब ने ऐलान किया कि इस बार का संघर्ष मुक्ति का संघर्ष है, आजादी का संघर्ष है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे उस वक्त पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं की थी। उस भाषण में वो शांतिपूर्ण समाधान बात कर रहे थे। लेकिन 7 मार्च को उनका भाषण हुआ तो पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से पूर्वी पाकिस्तान में एक क्रूर हमला शुरू कर दिया, विद्रोह को कुचलने के लिए। सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोल दिया। हजारों छात्रों, प्रोफेसरों, आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़कर पश्चिमी पाकिस्तान ले गए। लेकिन 27 मार्च, उसके 2 दिन बाद 27 मार्च 1971 को चटगांव के रेडियो स्टेशन से मुजीब की तरफ से एक भाषण दिया गया और आजादी की घोषणा कर दी गई। यह भाषण किसने दिया था? मुजीब ने नहीं दिया था। यह भाषण दिया पाकिस्तानी सेना के एक बंगाली अफसर ने। यानी पाकिस्तानी सेना में जो बंगाली थे उन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, रेडियो पर आजादी का ऐलान करके। पाकिस्तानी सेना के एक बंगाली अफसर ने रेडियो पर ऐलान किया कि यह शेख मुजीबुर रहमान की ओर से संदेश है, हम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध छिड़ रहे हैं, बांग्लादेश अब आजाद है। रेडियो पर यह घोषणा बांग्लादेश की लड़ाई का पहला आधिकारिक ऐलान थी और मुजीबुर रहमान का यह संदेश पूरी दुनिया को और पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को देने वाले कौन से अफसर थे? मेजर जियाउर रहमान। जी हां, वही जियाउर रहमान जिनकी पत्नी है खालिदा जिया और बेटे हैं तारिक रहमान, जो अब बांग्लादेश लौट कर आए हैं। यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे लोगों में जोश आया। जिया ने बंगाली लड़ाकों की टुकड़ी मुक्ति बाहिनी में शामिल होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
मुक्ति बाहिनी जंगलों में घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला करती थी। भारतीय सेना ने भी मुक्ति बाहिनी का साथ दिया था। जिया सेक्टर कमांडर बन गए और बहादुरी से लड़े और शेख मुजीब के लिए लड़े। यानी मुजीब और जिया दोनों बांग्लादेश की पाकिस्तान से मुक्ति की लड़ाई में साथ थे। जिया मुजीब के समर्थक थे। जिया ने जो घोषणा की थी रेडियो पर वो मुजीब के नाम पर थी, लेकिन मुजीब क्योंकि पाकिस्तान में जेल में थे तो जिया ने खुद को बांग्लादेश की लड़ाई का लीडर भी बता दिया था। फिर तो आप जानते ही हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया। मुजीब जेल से छूटे और जनवरी 1972 में बांग्लादेश लौटे। वो बांग्लादेश के पहले शासक बने। पाकिस्तानी सेना से अलग होकर बांग्लादेश की अलग सेना बनी और जिया सेना में रहे। मुजीब ने उन्हें प्रमोशन दिया, लेकिन मुजीब ने उन्हें सेना प्रमुख नहीं बनाया। वो सेना के डिप्टी चीफ बने। लेकिन आजादी के बाद अलग समस्याएं शुरू हो गईं। बांग्लादेश नया देश था, गरीब था, बाढ़ थी, भुखमरी थी। उस वक्त दुनिया में समाजवाद का जोर हुआ करता था। मुजीब की सरकार ने भी समाजवाद का रास्ता अपनाया और सब कुछ सरकारी कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगने लगे। अर्थव्यवस्था की हालत नहीं सुधरी। सेना में कुछ अधिकारी नाराज हो गए, क्योंकि जब वो पाकिस्तान की सेना में थे तो वहां तो सेना का बहुत दबदबा रहता था, सेना के अफसरों का रौब रहता था। लेकिन मुजीब के बांग्लादेश में सेना को उतना महत्व नहीं मिला। इसके साथ ही मुजीब पर तानाशाही रवैये के आरोप लगने लगे और फिर 15 अगस्त 1975 को सेना के कुछ अधिकारियों ने खूनी तख्ता पलट कर दिया और मुजीब के घर पर हमला कर दिया। मुजीब और उनके परिवार के ज्यादातर सदस्यों को मार दिया गया। केवल 2 बेटियां बची, क्योंकि वो उस वक्त विदेश में थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। इस हत्याकांड में जिया के शामिल होने की कोई बात सीधे तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद एक कई तख्ता पलट हो गए बांग्लादेश में। अगस्त से लेकर नवंबर तक के कुछ ही महीनों में कई हो गए। पूरी अव्यवस्था फैल गई और नवंबर 1975 में जनरल जिया ने सत्ता खुद अपने हाथ में ले ली और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, यानी वहां सेना का शासन हो गया। और फिर 1977 में जिया बांग्लादेश के राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। तो जिया पाकिस्तान की सेना में बगावत करके मुजीब के समर्थक बने थे, लेकिन जिया ने अपने शासन के दौरान कुछ प्रो पाकिस्तान तत्वों को वापस राजनीति में जगह दे दी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था, लाखों लोग मारे थे, महिलाओं का रेप किया था, बहुत जुल्म किया था। उस वक्त जमाते इस्लामी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। मुजीब की अवामी लीग पाकिस्तान विरोधी थी। उन्होंने सेकुलर शासन स्थापित किया बांग्लादेश में, भारत से दोस्ती की, लेकिन जिया के शासन में बदलाव आ गया। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की राजनीति में फिर वापस आ गई और जिया ने संविधान में बदलाव करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जोड़ दिया। उन्होंने इस्लामी राष्ट्रवाद पर जोर दिया और बांग्लादेश की विदेश नीति बदल दी। मुजीब भारत के करीब थे, लेकिन जिया ने चीन और पश्चिमी देशों से दोस्ती बढ़ाई और उन्होंने पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधारे। मुजीब की हत्या के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ने अवामी लीग की कमान संभाली। जिया ने अपनी पार्टी बना ली, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। लेकिन फिर जिया की भी 1981 में हत्या कर दी गई। उनके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी को संभाला और ये दोनों महिलाएं, हसीना और खालिदा, बांग्लादेश की राजनीति की 2 धुरियां बन गई। अवामी लीग की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की रही, वो भी बंगाली राष्ट्रवाद पर जोर देती है, लेकिन भारत से अच्छे रिश्ते, विकास पर फोकस, गरीबी मिटाने की उसकी विचारधारा रही है। अवामी लीग वाले जमाते इस्लामी जैसी इस्लामी पार्टियों पर बैन लगाते हैं, क्योंकि उनको वो देशद्रोही मानते हैं। 2010 के दशक में हसीना ने 1971 के युद्ध अपराधियों को सजाएं भी दी, जबकि BNP इस्लामी मूल्यों पर जोर देती रही है। वो निजीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देती है और वो जमात से गठबंधन तक कर चुकी है और पाकिस्तान और चीन से उनकी करीबी रहती है। हालांकि हाल में BNP जमाते इस्लामी से दूर हो रही है, ज्यादा उदार बनने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों ने बारी बारी से शासन किया बांग्लादेश पर। 1981 में जिया की हत्या के बाद तो जनरल इरशाद का सैन्य शासन आया, लेकिन फिर 1990 में जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो 1991 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी, 96 तक। 96 से 2001 तक हसीना रही, 2001 से 2006 तक खालिदा रही, 2009 से 2024 तक हसीना रही। लेकिन राजनीति दोनों के बीच बहुत हिंसक रही। हड़तालें, दंगे, छात्र संघर्ष सब हुआ। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं इसके लिए। हसीना के समय में BNP को दबाया गया, खालिदा को जेल में डाल दिया गया। तारिक रहमान यानी खालिदा और जिया और रहमान के बेटे अब BNP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो 2008 में वो चले गए थे
लंदन, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हसीना के जाने के बाद अब मुकदमे हटा लिए गए हैं, वो लौट आए हैं। चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। अब तारिक को अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है, क्योंकि खालिदा काफी बीमार बताई जाती हैं। बीएनपी अब मजबूत है, अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। यानी बांग्लादेश की राजनीति का चक्र फिर वहीं घूम कर आ गया है। मुजीबुर रहमान परिवार के बाद फिर जियाउर रहमान परिवार। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली से 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने बताया कि 2025 में दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर डिपोर्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध नागरिकों के खिलाफ उनका अभियान आगे भी चलता रहेगा। हैदराबाद के शमशाबाद में एक स्कूल बस और एक कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। वहां हुई इस टक्कर में वो स्कूल बस पलट गई और उसमें सवार कई बच्चे घायल हो गए, जबकि उस कार के परखचे उड़ गए। दिल्ली मेट्रो के 23 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर किया। वो एक उद्घाटन कार्यक्रम के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से लाजपत नगर पहुंची। इस दौरान सीएम को मेट्रो में चलता देख बाकी यात्री चौंक गए। बिहार की राजधानी पटना में खाद्य विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान जूस की एक दुकान पर कई तरह की गड़बड़ियां मिलने का दावा किया गया। खाद्य विभाग के मुताबिक कंकड़बाग इलाके में मौजूद उस दुकान में जूस को गाढ़ा बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने जूस का सैंपल जांच के लिए भेज दिया। उधर गुजरात के सूरत में 8वीं मंजिल पर लटके एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया। दमकल कर्मचारियों को उन्हें बचाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि वो उस इमारत की 8वीं मंजिल पर लगी एक खिड़की में फंसे नजर आए। बताया गया कि 10वीं मंजिल से गिरने के बाद उनका पैर खिड़की के बाहर लगी जाली में फंस गया था। उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पहले तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उसके बाद वहां पहुंची दमकल की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। पहले 10वीं मंजिल से एक रस्सी गिराकर उन्हें बांधा गया, फिर धीरे धीरे उन्हें अंदर की तरफ खींचा गया। उस दौरान लोगों की सांसें अटकी रहीं, लेकिन उन्हें सुरक्षित बचा लेने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।